बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में सुबह सुबह, जबकि पहला वो दिन है बहुत सारे दिनों के बाद जब सूरज निकला है, धुंध से जान छूटी है। बिल्कुल ऐसे ही। और फराह, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था दीवार मेहरबानी का, वॉल ऑफ काइंडनेस का, उसकी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, हमें अपने कपड़ों से बड़ा प्यार होता है, और वो कपड़े जो हमने शायद कभी पहनने भी नहीं होते, और हम क्या करते हैं कि उसको जब सर्दियाँ आती हैं निकाल लेते हैं, जब गर्मियाँ आती हैं अंदर रख देते हैं, लेकिन पूरा सीजन नहीं पहनते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो ठिठुरती शामों में, इस सर्दी में बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं। आपके ऐसे कपड़े जो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकते हैं, तो ज़रूर उनको निकालें, उनको अपने पास अपने वार्डरोब में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी का भला हो जाएगा, आपको दुआ भी देगा। अच्छा हमजा, इस वबा ने, जिसे कोविड-19 कहते हैं, दो चीज़ों की बहुत अहमियत जो है ना उसका एहसास दिलाया। नंबर एक तो ये सांस, जिसे हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितने आराम से हम सांस ले लेते हैं और कितने आराम से ज़िंदगी का ये तसलसल चलता रहता है। सो अपनी एक एक सांस के लिए ज़िंदगी से लड़ते हुए जो लोग हैं, उनको देखकर अल्लाह ताला की इस नेमत का एहसास हुआ। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा एहसास हुआ ना, वो ये कि यार आपको नहीं पता, आपने इस सर्दियों से अगली सर्दियों तक आप रखते हैं कि अब पहननी है, तो अब ये ज़्यादा सर्दी में जाएंगे बर्फ़बारी में तो ये पहनेंगे, और उसके बाद कम सर्दी में जाएंगे तो ये पहनेंगे, और उससे कम में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमजा ने कहा, कि जिनको ज़रूरत है, तो हमारा तो जैसे उनका गुजारा हो जाता है एक आध में, हमारा भी गुजारा हो जाता है एक आध में। सो उस गुजारे के ऊपर अगर हम आएँ कि नहीं हमें मालूम, जो हम इतना स्टॉक करते हैं, हमारे पास उसके लिए टाइम भी होगा उसको एंजॉय करने के लिए। एक और चीज़ है, मैं पतला हो के ये पहनूंगा, मैं पतली हो के ये पहनूंगी, मैं मोटा हो के ये पहनूंगा, मोटी हो के ये पहनूंगी। तो ये वाली भी जो चीज़ है कि अगर आपके साइज़ का भी नहीं है, तो प्लीज़ उन लोगों को दीजिए, देने की कोशिश कीजिए। दीवार मेहरबानी की हमें अब फिर से ज़रूरत है, इसको इनिशिएट कीजिए और कोशिश करें जिन लोगों के पास इस सर्दी में जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, जैकेट्स नहीं हैं, स्वेटर्स नहीं हैं, उनको आप अपने पुराने कपड़े कम से कम। बिल्कुल सही, वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सो ये एक इशू तो है। लेकिन मैंने ये भी देखा हमजा, फिर जब आप सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें डालना शुरू कर देते हैं ना कि ये बच्चा ठिठुर रहा है, और वो तो लोग क्या, अब मैंने देखा है कि जो बच्चे मांगने वाले हैं ना, उन सब ने जैकेटें भी नहीं पहनी हुई, जूते भी नहीं पहने हुए, और वो सिग्नल्स पे आ जाते हैं, और आप इतना गिल्टी फील कर रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या करें क्या ना करें। अगर करें कुछ तो प्रमोट करने वाली बात है, ना करें तो ज़मीर गवारा नहीं करता। सो कोशिश करें कि इस स्टेज पर आने से पहले ही हम किसी की मदद कर सकें, अपनी भी और उनकी दुनिया और अपनी आखिरत संभालें। बिल्कुल ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की, क्योंकि आज से सीरीज़ भी शुरू हो रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ है, लेकिन साथ ही कल एक ऐसी खबर आई कि बहुत धचका लगा सबको। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने जिज़िया दिए जाने का इल्ज़ाम लगाकर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। छोड़ते तो लोग रहते ही हैं, मगर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और जो वकार यूनुस के साथ उन्होंने अपने इतराज़ा सामने आया है, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसने बहुत से सवालिया निशान उठा दिए हैं। ना सिर्फ इस बात पे कि ये एक तरीक़ाकार दुरुस्त था, दूसरा ये कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, तीसरा ये कि क्या ऐसा हुआ। श्रीलंका प्रीमियर लीग के बाद एक वीडियो इंटरव्यू में मोहम्मद आमिर ने कहा कि उन्हें ज़हनी अजियत दी जा रही है, मौजूदा बोर्ड मैनेजमेंट में वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा कि 35 खिलाड़ियों में नाम न आना पैगाम था कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। और फास्ट बॉलर ने कहा कि 5 साल की सज़ा काटने के बाद वापस आया, और फिर भी कहा जा रहा है कि बोर्ड ने उन पर बहुत इन्वेस्ट किया है। आमिर ने मजीद कहा कि उन्हें सिर्फ 2 लोगों ने सपोर्ट किया, वो साबिक PCB चेयरमैन नजम सेठी और शाहिद आफरीदी थे, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। इन दोनों का शुक्रिया अदा किया उन्होंने। हाँ, और उनके दोनों की तरफ से, शाहिद आफरीदी की तरफ से फेवरेबल बयान भी आया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, बर्दाश्त करना चाहिए था, वक्त तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उसको थोड़ा सह लेना चाहिए था। दूसरी जानिब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जा रहा है। शादाब खान बाबर आजम की गैर मौजूदगी में T20 सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे, और इम्कान है कि मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, मोहम्मद हफीज़, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, अम्माद वसीम, फ़हीम अशरफ, वहाब रियाज, हारिस रऊफ़
और शाहीन शाह आफरीदी कौमी टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन उम्मीद है अभी जब टॉस वगैरह होगा टीम सामने आएगी फाइनली तो देखेंगे। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साथ मौजूद हैं। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो दरमियान पहला T20 मैच खेला जा रहा है उस पर पहले बात कर लेते हैं। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के T20 सीरीज जीतने के क्या इम्कानात हैं आपके ख्याल में? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो स्पेशली T20 की जो टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देती है। लेकिन उस परफॉर्मेंसेस में अगर हम बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। T20 में आपको सबको पता है उसकी रैंकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है और परफॉर्म भी बड़ा अच्छा करता है। हमेशा वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता है, चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो, उसके शोल्डर्स पे ज़्यादा बोझ था अगर वो खेलता और कप्तान भी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बैड लग है कि वो खेल नहीं सका। अब जो प्रेशर जो है वो जो हफीज़ के ऊपर ज़्यादा आ जाएगा। अब देखना ये है कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे स्पेशली बैटिंग लाइनअप के, वो कितना बोझ लेते हैं अपने ऊपर। अगर वो परफॉर्म अच्छा कर जाते हैं, अगर वो समझते हैं कि वाकई बाबर आजम अब तो है नहीं हमारे साथ, हमने ही सब कुछ करना है, तो वो एक अच्छे बड़े नाम, एक अच्छे स्टार बन सकते हैं अगर वो अच्छा कॉम्बिनेशन आपको कैसे देखते हैं उसके बारे में हमें बताइएगा। अगर हमारे पास हैदर अली भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं और दूसरी तरफ अहमद वसीम भी हैं, वहाब रियाज भी हैं, तो आपके ख्याल में अदरवाइज स्ट्रेस से और परफॉर्म करने से और वो जो एक एंग्जाइटी है इस वक्त जो एक हम बात करें मुसलसल स्ट्रेस फैक्टर है प्लेयर्स के साथ, कॉम्बिनेशंस कैसे हैं इस वक्त? देखिए, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो आई थिंक फर्स्ट टाइम जाएंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इसीलिए अहमद वसीम हो गया और वहाब रियाज हो गया स्पेशली, ये जो है ये जो बॉलिंग लाइनअप है उनमें बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट इनको करनी चाहिए क्योंकि इनको बॉलिंग का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। क्योंकि आपको पता है कि हसनैन को भी इतना न्यूजीलैंड का आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास जो हारिस रऊफ़ हैं वो भी आई थिंक न्यूजीलैंड में कभी खेले नहीं हैं, तो एक्सपीरियंस जो है वो वहाब और अहमद के पास बहुत ज़्यादा है। शादाब जो है वो अच्छी बात है कि शादाब भी फिट हो गए हैं, वो भी हमें मैच में नज़र आएंगे। तो शादाब की जो बॉलिंग है उनका भी परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुश्किल होगा शादाब के लिए क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस होती हैं ऑकलैंड के अंदर, वहाँ पे इतना ज़्यादा बॉल स्पिन तो होता नहीं है। अगर स्पिन ज़्यादा ना हो वहाँ मार बहुत ज़्यादा पड़ सकती है, तो शादाब को भी ज़रा सोच समझ के वहाँ बॉलिंग करनी पड़ेगी और प्रेशर तो होगा शादाब के ऊपर क्योंकि ग्राउंड छोटे होते हैं। जब ग्राउंड छोटे होते हैं फिर आपको समझ नहीं आती कि किस एंड से किस बॉलर को लगाया जाए क्योंकि जब मार इतनी पड़ रही होती है तो जो कप्तान होता है वो बड़ा वो परेशान हो जाता है। तो मेरे ख्याल है ये जो सीरीज़ है शादाब के लिए भी एक अच्छा साइन है उसकी कप्तानी के लिए कि वो कैसा कप्तान हमें आगे चल के बिल्कुल ठीक है। जो मैचेस होंगे वो पोस्ट कोविड बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अभी तक खेले, क्योंकि न्यूजीलैंड में हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देखा कि वहाँ पर क्राउड मौजूद था, तो यानी कि लोगों को स्टेडियम आने की तो इजाज़त होगी। आपके ख्याल में इसका खेल और खिलाड़ियों पर कितना असर पड़ेगा? देखें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम जिस तरीके से और क्रिकेट भी देख रहे हैं कि उधर लोग आ रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, या इन जगहों पे कोरोना का जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं, इस वजह से यहाँ परमिशन दी गई है। और परमिशन शायद ऐसी नहीं है कि पूरे ग्राउंड भर दिए जाएँ, कुछ लोगों को इजाज़त दी गई है और इसी तरह न्यूजीलैंड में भी आएंगे लोग। तो मेरे ख्याल में लोगों के बीच में जो क्रिकेटर्स को मज़ा आता है, उनको बैटिंग करने का जो मज़ा आता है, क्योंकि जो क्लैपिंग होती है जब चौका लगता है या छक्का लगता है या जब बॉलर्स को विकेट मिलती है या अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, जो बाउंड्री से सपोर्ट मिल रही होती है, वो एक जोश दिलाती है एक प्लेयर को। तो मेरा ख्याल है लोगों का होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए भी कि लोग भी वहाँ पे होंगे, अपने सपोर्टर्स भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग भी होंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त एक बात है। बिल्कुल ठीक। मीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बात करेंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से भी कि आखिर आमिर को क्या हुआ, आखिर आमिर को क्यों सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं इरफान ज़हीर, स्टूडियो में मौजूद है। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू कि आप सुबह सुबह जो है स्टूडियो में आए हैं। वजह क्या बनी है, मोहम्मद आमिर इतने नाराज़ क्यों हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस करंट मैनेजमेंट का वो यही है कि वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे काफ़ी हद तक बिलीव करती है। मैं हमेशा मिकी आर्थर और उसकी जो स्पोर्टिंग टीम थी मैं उसको सपोर्ट करता था, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया उनको। उनका मकसद यही था कि एक एशियन कल्चर भी आप वेरी वेल कि वो इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो लड़का आपके जानने वाला है, आपके रीजन से बिलोंग करता है, आप उसको सपोर्ट करते हैं। और समहाउ आमिर की बात ठीक है, बट उनका मेथड गलत हो सकता है, उनका फोरम गलत हो सकता है, उनके दूसरे इश्यूज भी हैं, वो हम सेपरेट बात कर लेते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कहनी चाहिए वो ठीक थी समहाउ। ठीक है, तो आपके हाल में यही बात डिस्कस कर रहे हैं सब। शाहिद आफरीदी ने जो कहा उन्होंने भी यही कहा कि मुश्किल वक्त आता है, ठीक है, उसे दबाव बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। लेकिन जो मोहम्मद आमिर कह रहे हैं इन नटशेल, वो कह रहे हैं इनफ इज इनफ, बहुत हो गई है और ये एंडलेस चल रहा है मेरे साथ और चलता ही चला जा रहा है। एंड आई हैव नो होप लेफ्ट इन द सिस्टम एंड इन द जो एग्जिस्टिंग जो भी आपकी बॉडी है। ये जो होपलेसनेस है ये बाकी प्लेयर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन के लिए, हाउ यू सी इट? बिल्कुल ठीक बात की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में कहा कि मेंटली स्ट्रांग नहीं है लड़के। जो लड़का भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, वो इन चीज़ों को बेयर नहीं कर पाएगा। आमिर के साथ जब दोबारा कमबैक हुआ, एज यू नो के सलमान बट और उसको मोहम्मद आसिफ को चांस नहीं दिया गया। इनको क्यों दिया गया कि इनकी एज कम थी, ठीक है, पीसीबी ने भी दिया, आईसीसी ने भी दिया। इनके ऊपर भी ऑनर्स बहुत ज़्यादा था कि ये उसको ओवरकम करते और ऐसी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते कि अपनी परफॉर्मेंस से उनका मुंह बिल्कुल बंद कर देते। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि इनकी और परफॉर्मेंसेस तो बहुत आउटस्टैंडिंग आती, जैसे चैंपियन ट्रॉफी हम सबको याद है कि इंडिया के खिलाफ इन्होंने सिंगल हैंडली हमें जितवा दिया। उसके साथ ग्रेजुअल एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से भी नज़र नहीं आई। कुछ इनकी तरफ से ये भी सुनने को आया, जो मैंने देखा भी, कि ये भी अपनी तरफ से वो 100% आउटकम नहीं दे पा रहे थे। जैसे टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन्होंने रिटायरमेंट ली, मेरी खुद इनसे बात हुई कि आप इतनी जल्दी क्यों ले रहे हैं, एटलीस्ट यू आर 27 दैट टाइम कि आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो जाए और ये टेस्ट चैंपियनशिप है इसके लिए आपको खेलना चाहिए। बट देखिए दोनों तरफ से ये रोल आता है। इसी तरह करंट मैनेजमेंट की बात करें तो इन्होंने जैसे अभी पीएसएल के सेमीफाइनल और फाइनल अभी होना था, प्लेऑफ चल रहे थे, टीम का अनाउंस कर दिया। अब जो हमें देखता है कराची किंग्स को जो सेकंड पहला प्लेऑफ था वो इन्होंने जितवाया, जो सुपर ओवर में इन्होंने आउटस्टैंडिंग किया। तो ये हमें एक चीज़ नज़र आती है कि बड़े मैच के ये प्लेयर हैं, प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। फिर प्लस ऐसी पिचेस न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो जहाँ बॉल स्विंग होती है, फिर आपको लेटर ऑन आपको रिवर्स स्विंग भी चाहिए होती है समहाउ। तो ये जो बाउंड्रीज का भी आपको अंदाज़ा है, कंडीशंस का आइडिया है, तो ऐसा सीनियर प्रो वहाब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें टीम का पहले अनाउंस कर देना, पहले ही बता देना। अभी मैं इसके साथ एक और एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा, समी असलम की। देखिए जब एक लड़का आपका हाईएस्ट परफॉर्मेंस था लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर, और मैं एक एग्जांपल आपको कोट करता हूँ, ये इनसाइड चीज़ है जो आपसे शेयर करता हूँ, कि समी असलम ने डोमेस्टिक के अंदर लाहौर के अंदर एक इनिंग्स में 100 किया, फिर उसने दोबारा 100 किया 2 इनिंग्स में। तो कोच साहब ने, जो हमारे मिसबा साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से ये ना सोचिएगा आप टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे, अपना फैट लेवल चेक करो पहले। जो करंट प्लेयर उस टाइम पे टीम में खेल रहे थे उससे कई लड़कों का फैट लेवल उनसे ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो जब आप एक ऐसा मैसेज पूरी लड़कों के अंदर दे देंगे तो उसका ऑब्वियसली जिसका मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है कि जब वकारुस टीम कोच बन जाते हैं, जब वकार यूनुस मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, तो कितने प्लेयर्स हैं जो नाराज होते हैं? मैं चंद एक नाम बताता हूँ, आप तो ज्यादा बात करेंगे। मोहम्मद यूसुफ का करियर हम देखें, 250 स्कोर मजीद कर लेते तो 10,000 ओडीआई रन हो जाते हैं। उनके साथ अब्दुल रज़ाक ने इल्जाम लगाया कि वो किसी एजेंडे के थ्रू वकार यूनुस चाह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर्स को साइड पे कर दिया जाए। यूनुस खान को क्या गया, आप ओपन जाके करें, जो वन डाउन का बेहतरीन प्लेयर था हमारे पास। उमर अकमल ने इल्जाम लगाया, कामरान अकमल ने इल्जाम लगाया, मोहम्मद आमिर इल्जाम लगा रहे हैं। एक बड़ी सीरीज है और शाहिद आफरीदी की कप्तानी देख लें, शुएब अख्तर का 2011 का सेमीफाइनल देख लें कि हटा दिया गया, आगे मैच नहीं खेल सके। इसमें यही मैं आपसे बात करूं कि हमारे एशियन कल्चर के कुछ प्रॉब्लम है। हमें हर डेजिग्नेशन के अंदर जो आपको सबॉर्डिनेट चाहिए वो आपको यस मैन वाला चाहिए। पीसीबी के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली टॉप से बॉटम ये चीज़ बड़ी पेनिट्रेट करती चली जा रही है कि आपको जो बेंड करता है, जो यस सर कहता है, वो आपको पसंद है। वकार यूनुस एज ए फास्ट बॉलर तो उनसे शायद बेहतर वसीम अकरम और इन दोनों से बेहतर कोई भी नहीं है। बट जब इनको हमने एज ए कैप्टन भी देखा, पाकिस्तानी टीम का जो
जो था आपकी परफॉर्मेंस वो बहुत डिरेल थी। फिर उसके बाद हमने जब 2 दफ़ा इनको हेड कोच देखा तो पाकिस्तान इन तमाम सिनेरियोज के अंदर बड़ा ज़्यादा सफ़र किया। इवेंचुअली अब भी हमें ये नज़र आ रहा है कि जो अभी भी टीम सिलेक्शन हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। मिसबा का शायद समहाउ इतना नहीं होता जितना इनका होता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है और मल्टीपल एग्जाम्पल जैसे आपने कोट की, इसके अलावा भी 2-3 नाम है, अहमद शहजाद भी है और मल्टीपल लड़के हैं। तो इरफान सवाल ये पैदा होता है कि ये तो पूरा ग्रेवयार्ड है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, तो इसका नुकसान इवेंचुअली तो पाकिस्तान को है, बिल्कुल ठीक बात। पाकिस्तान की क्रिकेट को है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को है। और जो मैसेज की बात हुई, क्या मैसेज जाता है कि फिर आपका स्टेमिना, आपका स्पिरिट, आपका स्किल, आपकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये आपकी PR कितनी अच्छी, जी बिल्कुल ठीक बात। आप बना के रखेंगे तो आप खेलते रहेंगे, परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ अब एक स्पोर्ट्स बची है। ये आपने देखा स्क्वाश के साथ क्या हुआ, हॉकी के साथ क्या कर दिया। अब एक जो स्पोर्ट बची है, अगर उसके अंदर भी आप ये मैल प्रैक्टिसेस और आपको ये जो तमाम लाइकिंग और डिसलाइकिंग और ये अपना यस मैन वाला कल्चर अगर आप उसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब चेयरमैन के ऊपर भी और CEO के ऊपर भी कि वो इसको कैसे लेके चलते हैं। कोई कमेटी बनाते हैं, कोई प्रॉपर थ्रॉटल के ऊपर इसको पूरा। नहीं तो CEO की आपने प्रेस रिलीज कल देखनी थी कि वो जिस तरह था कि जी कि हम वेलकम करते हैं, या उनका अपना ये उनका डिसीजन है, ज़ाती यानी कि फैसला गुड है। ये बाय बहुत- मोहम्मद आमिर, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। और साथ हमें ये भी बता दें कि एक प्लेयर एलिगेशन लगा रहा है, वाकई जो बॉलिंग कोच है उसने बताना है कि मुझे इस बॉलर की ज़रूरत है या नहीं है। हमने सुहेल तनवीर को नहीं देखा कि वो सिर्फ T20 खेलते रहे और खेलते रहे। अगर एक प्लेयर समझ रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता और 2 में इकोनॉमी बहुत बेहतर है अगर मोहम्मद आमिर की, तो क्यों वो हमें वाइट बॉल के अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते पाकिस्तान? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी इसकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉप से बॉटम अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इवन आपने पहले देखा कि मिसबा को 3 डेजिग्नेशन दे दिए गए। हम पूरा साल बोलते रहे ये पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ नहीं चल सकती। आप एक ही बंदे को अगर सारी अथॉरिटीज़ दे देंगे तो वो आप अब्यूज़ ऑफ पावर बनेगा। उसका इवेंचुअली नुकसान किसको हुआ? क्रिकेट को हुआ। साल के बाद बड़े इजीली आपने कह दिया मैं सारा कुछ मैनेज नहीं कर सकता, और PCB ने कहा हाँ इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था। तो इवेंचुअली आपको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। एक आराम से बंदे तो नहीं कह दिया, एक मुलाकात हुई जिसके बाद उन्होंने कह दिया। हाँ, वो मुलाकात के साथ तो काफ़ी लोग भी उसके अंदर आए, कईयों को कई चीज़ों को छोड़ना इतने पड़ा। आराम से तो नहीं कह दिया, लगा कि आराम से कह दिया। मोहम्मद यूसुफ की क्या खबर है आपके पास? क्या वाकई वो चीफ सिलेक्टर बन रहे हैं? क्योंकि अगर मोहम्मद यूसुफ चीफ सिलेक्टर बनते हैं तो हमें उम्मीद है कि ये जो फोर्स दूसरी साइड पे इसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी सिलेक्शन के अंदर। देखिए चीफ सिलेक्टर जो होना चाहिए ना, किसी भी ऐसी बड़ी पोस्ट के ऊपर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ आल्दो के बड़े एक डिसेंट ऑर्गेनाइज हम्बल पर्सन है, शायद वो भी यस मैन वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आपको एक बड़ा अथॉरिटेटिव बंदा भी चाहिए जो स्टैंड ले सके, जो हर लड़के को बता सके कि आप इस रीज़न से आए। और मैंने अभी लास्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं मौजूद था और मैंने ये बात की PCB के हेल्म अफेयर से कि आपको एक सिस्टम ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि आप जब भी टीम अनाउंस करते हैं उसके बाद एक सेशन होना चाहिए। उस सेशन के अंदर आप हम जर्नलिस्ट को भी बुलाएं, आप लोग भी बैठे, PCB के भी सीनियर्स बैठे। अगर किसी लड़के को सिलेक्ट किया गया तो उसकी रीजनिंग देनी चाहिए। ठीक है, अभी जो सिलेक्शन हुई है 35 लड़कों की, आपने किस बेस पे कर दी है? उसमें मैंने बात की मामूल हक की, ठीक है, जिसका जवाब मुझे PCB वाले नहीं दे सके कि आप एक बंदे को सिलेक्ट कर रहे हो जो टेस्ट भी नहीं खेलता, T20 भी नहीं खेलता, उसको आपने साथ ट्रैवल करा दिया। ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप उसमें किसी सीनियर प्रो को रखते। इस तरह की मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं कि आप लाइकिंग के अंदर टूर कराते हो, पैसे बनाते हो अपने फ्रेंड्स को और वो कमा रहे हैं। इरफान, इसमें एक बात ये भी बताइएगा, सेंट्रल अभी कहा भी गया ना, जैसे वो कह रहे हैं कि आप जो बयान आया वो ये था कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो थे ही नहीं, तो ठीक है उनका ज़ाती फैसला जो भी वो करें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दिया जाता है प्लेयर्स को जैसे मानो हमारा एहसान कि हमने तुम्हें टीम में रख लिया, बजाय इसके कि रियलाइज़ करें कि ये एक पोटेंशियल प्लेयर है हु कैन परफॉर्म फॉर पाकिस्तान और उसको नर्चर किया जाए। आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ले लें, आप ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स बोर्ड को ले लें, वो एंगल्स पे काम करते हैं, प्रिसीजन पे काम करते हैं, प्लेयर्स की इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं। हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आप रखें कि हमारी मर्जी हम देंगे, नहीं तो हम तुम्हें आउट कर देंगे। और फिर आई मीन ये जो रवैया आपको प्रिवेल करता दिखाई दे रहा है आइंदा आने वाले दिनों में भी। एंड उसके साथ ये जो सीरीज़ है, आइंदा जो सीरीज़ है, उनमें पाकिस्तान आपको दिखाई देता है कहीं आते हुए? वर्ल्ड कप भी हम सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि जैसे अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गई है, 600-700 लड़का जॉबलेस हो गया। अब उसको कर्टेल करके आप उस फिगर को, जो PCB के एम्बेड के अंदर लड़के आ चुके हैं, दैट इज़ 192। ठीक है, अब उससे एक बेनिफिट तो जो PM साहब का भी विजन है कि वो क्रिकेट बड़ी हार्ड हो जाएगी, बड़ा कम्पिटेटिव हो जाएगी। ऑब्वियसली वो आपसे कंपटीशन जब आपको अच्छा दिखने को नज़र आएगा तो लड़के ज़्यादा मेहनत करेंगे। बट उसका नुकसान क्यों हो रहा है, जो आप सेकंड बात कर रहे हो, उसका प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलेगा कि अब आपको जिसको चाहेंगे नवाजेंगे,
जो जिसको नहीं चाहेंगे नहीं नवाजेंगे। आगे किसी का किचन चल रहा होता था, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट से अपने आप को अर्निंग करके अपना घर चला लेता था। अब सारे का सारा वो ऑनर्स इन्होंने ले लिया है, अब वो सारे इनके रहमो करम पे हैं, जिसको ये चाहेंगे उसको नवाजेंगे। उसका नुकसान क्या होगा कि जो अभी 2-3 एग्जांपल हमने देखी, समी असलम की आ चुकी है, मोहम्मद आमिर की आ चुकी है, इस तरह आपको कई लड़के जो डिसार्ट होके वो दूसरे ट्रैक पे जाएंगे। अच्छा, आमिर के हवाले से बता दें, समी असलम के बारे में बहुत खबरें आई कि वो शायद अमेरिकन टीम की तरफ से खेलेंगे, जो अमेरिका की क्रिकेट टीम वो चले गए अमेरिका मूव कर चुके हैं, तो ये बातें सामने आई। क्या आमिर भी इस तरह का कुछ सोच रहे हैं कि उम्र इतनी नहीं है, वो भी मजीद खेल सकते हैं? आईपीएल अपडेट्स आ रही थी कि जी के शायद वो यूके मूव कर जाएंगे, उधर की जब उनको नेशनैलिटी मिल जाएगी तो उसके बाद उनके लिए आईपीएल के रास्ते आसान हो जाएंगे। क्या ये चीज़ें वो सोच रहे हैं या वो सिर्फ डिसहार्ट है इसलिए फैसला किया? देखिए, सबसे बड़ी किसी भी प्लेयर के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो तो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने की होती है। जब अगर खुदा न खास्ता, जिसे हमने शुरू में बात की, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा लड़का, वो ओबियसली समहाउ वो आपकी ग्रीडीनेस भी आती है, आपको दूसरे मामला भी आते हैं। जब आपको लगता है कि शायद मेरे लिए डोर क्लोज हो चुके हैं, तो फिर आप दूसरे रास्ते भी तलाश करते हो। जो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ माई वे, आई हैव टू गो थ्रू इट। जैसे फवाद आलम को हमने देखा, 8-9 साल भी बेचारे ने वेट किया, फिर उसका कम बैक हुआ। रिगार्डलेस वो एक सेकंड डिबेट है कि वो अभी खेल पाएंगे, क्या होगा या नहीं होगा। इस प्रेशर के बाद शायद टेस्ट में उनको जगह मिल जाए। जी, वो ओबियसली मैं ये कह रहा हूँ कि या इस तरह के लड़के, दोनों तरह के हमें स्टेट ऑफ माइंड नजर आता है। पीसीबी की जो आपने मैं बात की कि एक तरह का इनका सारा जो फोकस है वो एंटी करप्शन के ऊपर है। आप लास्ट 3-4 ईयर से जब से देखें कि इनकी क्लासेस भी जो हो रही हैं वो इसी चीज़ों की हो रही है। प्लेयर ग्रूमिंग, प्लेयर को कैसे लेके चलना है, उनको बात कैसे करना सिखाना है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अपनी बात की, हमें उनसे आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। आप किसी लड़के से बात करना चाहे 10 दफ़ा परमिशन लेना पड़ेगी, फिर बात नहीं हो पाएगी। आपने उनको एक शेल के अंदर बंद कर दिया। जैसे ही वो लड़के शेल से बाहर आते हैं वो फिर डिफरेंट ऐसी चीज़ें बोलते हैं, ना वो प्लेयर के लिए बेनिफिशियल होती है, ना वो पीसीबी के लिए होती है। तो आपको इनकी ग्रूमिंग उतनी नेसेसिटी है जितनी आप एंटी करप्शन और दूसरे मामला में, क्योंकि प्लेयर जो है वो आपका ब्रांड एम्बेसडर है। आप देखें ना, जैसे बाबर आजम बात कर रहे होते हैं, साथ दूसरा बंदा उनको इंटरप्रेट कर रहा होता है, वो ट्रांसलेट कर रहा होता है, तो आप एटलीस्ट अगर आपने 2-3 साल पहले सरफराज के साथ अटैच किया था, क्या आप उनको ग्रूम नहीं कर सकते थे? आपकी सबसे बिगेस्ट स्पोर्ट है, आपके एम्बेसडर है, आपका कैप्टन बात कर रहा है। आप कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ, विराट कोहली के साथ बैटिंग में जब आप कर रहे हो तो साथ दूसरी चीज़ों में भी कंपैरिजन करें। आपके सामने होगा जब एक इंडियन क्रिकेटर ने विदाउट नेमिंग एनीवन एक एलिगेशन उठाया था बहुत बड़े क्रिकेटर के ऊपर कि इनकी इंजरीज की जो टाइमिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप भी इंजरीज की कोई टाइमिंग देखते हैं ये जो हुई है, या आप इसको भी उसी तरह से ले लेंगे? नहीं, ये होता है गेम में, हो जाता है। और ये अंगूठा फ्यूचर में कितना तंग कर सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही अंगूठा चल रहा है। अब देखें, ये अभी कुछ कबल वक्त होगा हम इस पर कोई बात कर सके कि ये इंजरी थी, क्योंकि अभी जो पता चला है कि वो जो पिचेस थी जो उनकी प्रैक्टिस के लिए दी गई आइसोलेशन पीरियड के बाद, वो सरफेस कोई प्रॉपर नहीं था। उस पर बॉल जो थ्रोइंग बॉल थी वो कुछ ऑन एंड ऑफ आती थी। तो माइट भी ये एक जेन्युइन हो, बट जो करंट एक एलिगेशन और दूसरे मामला भी रहे, माइट भी मेंटली, आपका क्वेश्चन भी वैलिड है कि माइट भी वो अभी मेंटली उस कंडीशन से ना निकल आए हों, तो उन्होंने कहा ओके शायद, बट वी कांट से एनीथिंग, माइट भी ये इंजरी का एलिमेंट भी हो सकता है। बट दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या मैच हो और आप वहाँ पर इंजरी वो कर दें, तो आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन द स्पोर्ट्स बोर्ड एंड द प्लेयर कि भाई जिस टूर्नामेंट, जिस इवेंट के लिए आपको तैयार किया गया वहाँ पर आपने इंजर्ड हो जाना है, तो फिर उसके बाद आपकी फिटनेस और सारी चीज़ें जो हैं वो और ये भी एक पास्ट में हमारी हिस्ट्री रही है कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं और फॉरेन टूर्स पे क्यों जाके इंजरीज आती है, एक ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पे रहा है कि डोमेस्टिक और इन चीज़ों में सब कुछ ओके होता है, और जैसे बड़ा कोई आता है और उस पर, क्योंकि इसके अंदर मेक और ब्रेक कई लड़कों का बनेगा। जो नए लड़के हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है कि वो अपने आप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अगर वो आज अच्छा परफॉर्म इन जगहों पे कर जाते हैं तो कल को हीरोज भी बन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें उस पैरेलल है, दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है। इरफान, बहुत शुक्रिया आप आए और ये बड़े अहम एस्पेक्ट्स थे, पूरा पाकिस्तान इसी पे बात कर रहे हैं आमिर के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और हम उम्मीद यही करते हैं कि मोहम्मद आमिर की तरह अगर बाकी भी प्लेयर्स हैं उनके कुछ खदशात हैं तो बोर्ड उनको कम से कम सुनेगा तो सही। इस तरह प्रेस रिलीज नहीं कर देगा कि ओके गुड बाय, आपका करियर हम 28 साल की उम्र में ख़त्म कर रहे हैं, हमें अब मजीद आपकी ज़रूरत नहीं है। ये देखना होगा और आज उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इसमें पाकिस्तान का एक
पाकिस्तान के नहीं, उर्दू का एक मुहावरा है, वो कहते हैं तुम रूठे हम छूटे। मतलब इंतजार कर रहे थे कि आप कुछ कर रहे हैं ना, करते क्यों नहीं आप? और जैसे ही उन्होंने कहा जी कबूल है कबूल है कबूल है, ठीक है, ओ इट्स ओवर। अच्छा जी, ये तो आज चूँकि मैच है और उसकी एक गहमा गहमी है, लेकिन इस गहमा गहमी के दौरान भी हमने नहीं भूलना कि हम एक और जंग लड़ रहे हैं और वो जंग ज़िंदगी की है। कोरोना वायरस के बाद जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 84 अफराद दम तोड़ गए हैं, जो अफसोसनाक बात है। 2972 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं मज़ीद। अच्छा, मुल्क में इस वायरस से मुतासर अफराद की अगर मजमूई तादाद की हम बात कर लें तो वो 4,51,045 हो चुकी है, जिसमें से 3,99,852 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और मजमूई अमवात अभी तक पहली लहर और दूसरी लहर को मिला के 9,164 तक पहुंच गई। और सरकारी आदाद-ओ-शुमार की अगर बात करें तो उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 3,261 मरीज कोविड-19 से शफायाब हुए, विच इज़ अ गुड न्यूज़। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये भी एक अचीवमेंट है। आप उसे अपने हेल्थ सिस्टम की कहें, अल्लाह ताला की मेहरबानी करें, लेकिन ये एक सिलसिला साथ साथ है। वफाकी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान सबसे ज़्यादा हलाकतें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हुई। ये तीनों बड़े शहर हैं। वजह ये कि यहाँ अस्पताल भी हैं, ज़्यादा पेशेंट्स इर्द गिर्द के इलाकों से यहाँ पर ही लाई जाती है और यहाँ रिपोर्टिंग भी ज़्यादा होती है और यहीं पर ज़्यादा मेल मिलाप भी होता है। देही इलाकों और गाँव में ज़रा लोग जो हैं समाजी फासले वैसे ही ज़्यादा होते हैं, खुली आबो हवा होती है, वेंटिलेशन होती है, कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमारे तीनों बड़े शहर जो हैं ज़्यादा मुतासर। और वजारत सेहत का ये भी कहना है कि मुल्क में कोरोना से हलाकतों का 75% ताल्लुक जो है इन्हीं शहरों से है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से है। 7 से 13 दिसंबर के दौरान मुल्क में 319 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए हैं, जिनमें से 180 जो है उनका ताल्लुक इन्हीं 3 शहरों से है। तो ये 3 शहर के लोग, बाकी भी तमाम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, अपना ख्याल रखें। और हम बार बार इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग एहतियात करें और अपनी फैमिली के लिए, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो हल्का अहबाब है, उनके लिए एहतियात करें। आपसे वायरस उनको भी लग सकता है। बिल्कुल सही है। चूँकि वीकेंड है और उसके बाद आपने ज़ाहिर है मिंगल करना होगा, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ होंगी, तो उसमें भी एहतियाती तदाबीर जो SOPs हैं उनका एक ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब बात करेंगे हम उस प्यारे पाकिस्तान की जिसकी लहलहाते खेत और फसलें जो हैं उसकी पहचान भी हैं और तुराए इम्तियाज़ भी हैं। पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है, जहाँ ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इसमें सबसे अहम किरदार किसानों का है, जिनका आज दिन है, जो दिन रात मेहनत करके मौशी तरक्की में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान में ये किसानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, वैसे हर दिन किसानों का कौमी दिन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। हाँ। पाकिस्तान में तो हर दिन इनका कौमी दिन होना चाहिए, लेकिन आज भी कौमी दिन है। सेमिनार्स शायद हो जाएंगे, शायद कोई बात हो जाएगी, लेकिन किसानों को क्या मिलेगा वो हम सब जानते हैं कि क्या हालात होंगे। वो नाखुश हैं हमारे किसान, और इस दिन का मकसद जो है किसानों की अहमियत और उनको दरपेश मसाइल को उजागर करना है। मुल्क के 60% से ज़ायद आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है और पाकिस्तान में पैदा होने वाली कपास, गंदम, गन्ना, चावल और चावल के हमें राइट्स भी मिल गए हैं अब, विच इज़ अ गुड न्यूज़। इसके सौंदेपन की, इसकी क्वालिटी की बात ही अलग है, खुशबू ही अलग है। बिल्कुल, हम इसमें जिक्र अगर ना करेंगे ना माल्टों का, आप हाँ। मुल्क से बाहर जाएं और आपको पाकिस्तान के जो माल्टे हैं उनका टेस्ट याद आएगा। आप मुल्क से बाहर जाएं तो आपको आम जो है ना नहीं मिलेगा, वो लाल रंग के बड़े खूबसूरत शक्ल सूरत वाले होंगे, लेकिन उनके अंदर वो जायका नहीं होगा। केले के अंदर वो मिठास नहीं होगी। कोई चीज़ जो है वो हमें इस क्वालिटी की, जायके की मिलती नहीं है। बिल्कुल ऐसी। आपके रिश्तेदार अगर बाहर रहते हैं और आपने कभी बाहर सफ़र किया तो वो पहले यही कहते हैं कि यार आम कुछ जो है ना वो ले आना। कई दफ़ा तो एयरपोर्ट पे रोक लिए जाते हैं, कई दफ़ा जाने दिए जाते हैं, तो ये कभी उनको खाने नसीब हो जाते हैं। अगर हम देसी फसलों की बात करें, यही खासियत है उन्हें बैरूनी मंडियों में मकबूल बना देती है कि 22% ज़र मुबादला देने वाला ये शोबा है। पसमानदगी का शिकार है, जिसकी कई वजूहात हैं। महंगी खाद काश्त के दिनों में गायब हो जाती है, टैक्सेस, महंगी बिजली, किसान दुश्मन इकदामात ने किसान को बिल्कुल ही अदमुआ कर दिया। वो बहुत परेशान है। पीछे हमने देखा किसानों ने एहतजाज भी किया और उसके ऊपर जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया वो भी हम सब ने देखा।
इस पर मुझे फैज साहब की वो याद आ जाती है, उसके ढोरों को जालिम डाकू हंका ले गए, उसके ढोरों को जालिम हंका ले गए, उसकी बेटी को डाकू उठा ले गए। हाँ, और फिर आखिरी उसका यहाँ पर कि उसकी पग जोर वालों के पाँव तले धज्जियाँ हो गई हैं। सो ये सूरत हाल उस वक्त भी थी, ये सूरत हाल आज भी है कि किसान जो है वो अपने राइट्स मांग रहे हैं, लेकिन ज़रूरी मुल्क जो है जहाँ पे अब गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, कपास मंगवानी पड़ रही है, जिसके चावलों के लिए हमने अभी कम्पीट किया और उसको कहा कि ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, इस पर कोई क्लेम, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी क्रॉप है, जिसके तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अभी हम उनको ना एक्नॉलेज करते हैं ना उस तरह से तस्लीम करते हैं। तो बात करेंगे मरहला किसानों के किसान रहनुमा सैयद महमूद बुखारी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सैयद महमूद बुखारी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। फरमाइएगा कि हम एक ज़राई मुल्क हैं, ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन किसानों के हालात नहीं बदले, इसके वजूहात क्या हैं, जिम्मेदार कौन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फराह हमजा, आपने पूछा है कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर ये लफ्ज़ों में है, रीढ़ की हड्डी पे इतनी ज़रबें लगाई जा चुकी हैं कि अब ये है इसका कोई बहुत बुरा हाल है। और किसान को मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ मिल के नारा लगाएं कि किसान को इज्जत दो, किसान को इज्जत दो और किसान को इज्जत दो। ये किसान जो है ये मुल्क में खुराक की फराहमी का ज़ामिन है। किसान जो है हमारी सनतों की बका का ज़ामिन है। किसान मुल्क की सलामती का ज़ामिन है। किसान जो है मगर उसको उसकी कोई जमानत नहीं देता। ये भूखों के लिए अनाज पैदा करता है मगर खुद इसके बच्चे भूखे बैठे होते हैं। ये लोगों के लिए लिबास का बंदोबस्त करता है मगर उसके अपने बच्चे जो है वो अच्छा लिबास नहीं पहन सकते। मुझे बताएं कि मुझे अच्छा इलाज मुयस्सर नहीं है, अच्छी खुराक मुयस्सर नहीं है। मेरे मुल्क के अंदर होता क्या है कि मुझसे कम कीमत पर लेकर मेरे मुल्क के लोगों को महंगी चीज दी जाती है। गंदम सस्ती, आगे महंगी, चीनी सस्ती, गन्ना सस्ता, चीनी महंगी। कपास जो है उसका हाल आपने खुद जो है वो बयान किया है। मैं कहता हूं कि आज आप देखें कि इंडिया का किसान कितने दिनों से एहतजाज कर रहा है इस सख्त मौसम के अंदर। जी। पंजाब, ये लोअर पंजाब, ये हुकूमत को सोचना होगा कि हमारे साथ ये सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है। आज शेख हाफिज शेख की तो मईशत जो है वो परवान चढ़ रही है। नदीम बाबर साहब की जो मईशत है वो तरक्की कर रही है। आज आपने देखा कि जितने कमीशन वजीर आजम पाकिस्तान ने बिठाए उसमें आपने अभी सीमेंट का कमीशन, चीनी कमीशन, उसमें आपने पेट्रोल का कमीशन और बाकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, आप हैरान होंगे कि यही माफियाज जो है वो इस ज़राअत को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, यहाँ पर ये फरमा दीजिएगा, किसान इत्तेहाद की बात कर ली जाए, किसानों की बात कर ली जाए, क्या बुनियादी ज़रूरियात हैं, क्या बुनियादी मुतालबात हैं जिन्हें अगर पूरा कर दिया जाए तो किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली फिर से दस्तक दे सकती है, हमारा किसान फिर से खुशहाल हो सकता है? जी बिल्कुल हमजा, देखें ये एक स्लोगन है कि किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। मैं कहता हूं कि आज किसान बदहाल, उसी वजह से पाकिस्तान बदहाल। कोई चीज भी आप गंदम बाहर से मंगा रहे हैं, चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं, कपास बाहर से मंगवा रहे हैं, आप इवन लहसुन बाहर से मंगवा रहे हैं, आप अदरक बाहर से मंगवा रहे हैं, आप जो है रुई वो बाहर से 33 लाख गांठ का ऑर्डर इस वक्त तक जो है वो बाहर जा चुका है और अब ज़र मुबादला हमारा बाहर जा चुका है। अब इसके लिए गवर्नमेंट कोई जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना रही, ये डंग टपाओ पॉलिसी बनाते हैं। अब आपने पिछले प्रोग्राम मुझे याद है कि खाद के हवाले से बात हुई थी, सब्सिडी, खाद इतनी महंगी है, डीएपी इतनी महंगी है, डीएपी पैदावारी सलाहियत बढ़ाती है, जब तक वो सस्ती नहीं होगी किसान उसको फसल में नहीं डालेगा, हमारी पैदावार नहीं बढ़ेगी। आप ये देखें कि यहाँ पे ज़राअत के स्किल के कितने इदारे हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये 70% जो है वो ज़राअत पे मुनहसर मुल्क, मगर हम सन्नतों को तो रियायत देते हैं
आप जब तक खाद सस्ती नहीं करोगे, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहता हूँ कि डीजल कार्ड बनने चाहिए। जिस तरह एहसास कार्ड है या बाकी कार्ड है, जो छोटे किसान है, जो 70% छोटा किसान है, 80% छोटा किसान है, उसके लिए ये जो लेवीज टैक्स है ये खत्म करके उनको डीजल फराहम किया जाए। हम ये कहते हैं कि जो DAP की बोरी है ये 5 साल मंसूबा बना ले तो मुल्क खड़ा हो जाएगा। जब तक ये चीज नहीं करेगी, पूरी दुनिया जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वापस जा रही है। बिल्कुल पूरी दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड है, लोगों का एहसास हो गया है कि बहुत सारी खादें, बहुत सारे स्प्रे, बहुत सारी चीज़ें जो है ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह, इनसे जान छुड़ाएं। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं किसान जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग या इन चीज़ों की तरफ, जो हमारी रिवायती तरीका काश था, उसकी तरफ आता। ये कोताही किसानों की भी तो है ना कि उन्होंने इन चीज़ों का इदराक नहीं किया, कि ना अपने बीज संभाले, ना उन्होंने इन चीज़ों के को महफूज किया। तो सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल देना भी क्या जायज़ होगा? नहीं, ये देखे ना, यही बात है ना कि जो किसान बेचारा मेहनत करता है, 50 डिग्री पे काम करता है, रात दिन एक करता है, सर्दी में गर्मी में वो आपको अनाज मुहैया करता है। अभी आप बात कर रही थी फलों की लज्जत की बात कर रही थी, ये सब कुछ किसान के जो है वो दम से है। किसान को तो सहूलतें प्रोवाइड करोगे। मेरे पास तो इतना यकीन करने पैसा नहीं है कि मैं जो है वो अपनी फसल की बिजाई जो है वो कर सकूं। आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना किसानों पे, सनतकारों को आप जो है वो जो कर्जा देते हैं तो वो इतने आसान उस पे देते हैं, और मुझे जो है वो इतना हाई उस पे रेट लगा के देते हैं, तो मैं किस तरह से सरवाइव कर सकता हूँ। मैं 92 न्यूज़ चैनल को सलाम पेश करता हूँ कि वो किसानों की बात करता है, और यकीन करें कि आपके चैनल की बात सुनी जाती है, इसलिए कि आप उस महकूम तबके की जो है वो बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर कुकिंग ऑयल की कमी है, 75% बाहर से लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक है। किसानों के मसाइल के हवाले से बुखारी साहब हमें आगाह कर रहे थे। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, और बहुत अहम दिन आज के हम किसानों की बात करते हैं, और आपने जो किसानों के मसाइल बताए हैं, होप सो कि हुकूमत उस पर काम करेगी। फैज साहब ने इसके बारे में कहा था, और मैंने वो शुरू में भी कहा, उसके ढोरों को जालिम हका ले गए, उसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, हाथ भर खेत से एक अंगुश्त पटवार ने काट ली है, दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली है, उसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई है। तो ये कब लिखी उन्होंने नज्म, और ये आज भी जो है हालात वैसे ही हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। शादियों का सीज़न है, उसकी थोड़ी बहुत बात तो होनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो परेशानी इसलिए है क्योंकि फ़रा आपको पता है कि फ़ैशन शोज़ नहीं हो रहे, पता लग जाता था कि ट्रेंड्स क्या हैं, कौन सा कलर चूज़ करना है। वो मुझे लगता है ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। मैं जब भी कभी साथ शॉपिंग के लिए गया हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार ही करता रहा। बिल्कुल सही। ये मसला सिर्फ ख़वातीन का है कि उन्होंने तैयार होना होता है, मर्दों ने तो तैयार ही नहीं होना होता। लेकिन चूंकि 3-4 कलर है ना, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, तो वो इतने सारे, वो उसी में ही अदल बदल करके गुजारा हो जाता है। लड़के सारे काला रंग पहन के चले जाते हैं। हाँ, तो लेकिन इसीलिए तो कहा गया ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। अगर वो ना हो तो फिर ये रंगो, रोशनी, ये सब चीजें जंग रह जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप अपने आप को जंग मान रहे हैं? नहीं मानने, बिल्कुल। ख़वातीन के बगैर तो दुनिया ही मुकम्मल नहीं थी। हाँ, और यही वजह है कि शादियों का मौसम है, और यही जब आप यू टाइंग द नॉट्स, एक तो एक शादी में जिनकी शादी हो रही होती है उनकी तो हो रही होती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी होनी होती है उसी शादी के दौरान ही। सो इस बारे में बहुत अपने कपड़ों को लेकर जो है वो कॉन्शियस होते हैं। सो इसमें हम आपको आज गाइड करने की कोशिश करेंगे कि इस सीज़न में, इस वेडिंग सीज़न में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या आपको पहनना चाहिए, क्या चीज़ें चल रही हैं। वैसे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जिसमें इंस्टाग्राम ख़ास तौर पे बड़ी अपडेट्स जो हमें दे रहा है, जहाँ पे हमें डिज़ाइनर्स के फैशन सेंस और उसके साथ साथ उनके बनाए हुए ड्रेसेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस हवाले से ख़ास तौर पे अभी हम बात करेंगे, और हमारे साथ हमारी डिज़ाइनर राबिया हारिस मौजूद है। कैसी हैं राबिया? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप कैसी हैं? बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। कैसा जा रहा है वेडिंग सीज़न? उतना ही धुआंधार भरपूर है जितना हमेशा होता है? नहीं, प्री कोविड नो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 50% का डिफरेंस आ गया हुआ है।
अच्छा। क्लाइंट्स बहुत कम आ रहे हैं उस तरह से जैसे नॉर्मली रश होता है। लास्ट सीज़न में भी बहुत ज़्यादा रश था। इस दफ़ा ये है कि आप नॉर्मल बेस पे चल रहे हैं, ये नहीं कि आपका रश चल रहा है और एक लेडी जैसे 5-5 सूट बना रही थी वो 1-2 बना रही है, क्योंकि लोगों के जो फंक्शंस हैं वो कम हो गए हैं। लोग कहते हैं कि हमने जहाँ 3 फंक्शंस करने थे हम 2 कर रहे हैं, जो 2 कर रहे थे वो 1 कर रहा है। उसकी वजह से वो लोग नॉर्मल शॉप से जाके ले रहे हैं या मेक एन ऑर्डर कर रहे हैं, जिस तरह से भी अपने अपने बजट के हिसाब से। पर हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस दफ़ा। राबिया, कलर की बात कर लेते हैं। वो एक शेर है कि यूं तो हर रंग ही सजता है बराबर तुझ पर, सुर्ख पोशाक में आएगा तो छा जाएगा। बचपन से ना सबने लाल रंग जो है ना सोचा होता है कि जी ब्राइडल ड्रेस जो होगा वो लाल ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही। रेड वापस आ गया है, हमने देखा था कि कुछ पीछे 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 होता चला जा रहा था। जी 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 बिल्कुल ऐसे। बीच में थोड़ी देर के लिए ट्रेंड आया था कुछ ईयर्स के लिए कि ब्लू कलर बहुत चल गया था रेड के साथ, डिफरेंट पिंक कलर्स की बहुत ज़्यादा कलर स्कीमिंग्स हो रही थी। पर ज़्यादातर जो डिमांड यहाँ पे अब है वो रेड की ही है। वापस बैक इन फैशन। फुल रेड कलर चल रहा है। अच्छा, और रेड में भी तो मुख्तलिफ शेड्स हैं। इज दिस वो जो चेरी रेड है या ये मरून है या मैरून का कस्टमर जो है वो ज़्यादा है, डिमांडिंग मैरून कलर ज़्यादा है। और एक रेड बिल्कुल खिला हुआ कलर होता है, ब्लड रेड कलर, वो बहुत पसंद किया जाता है। जो थोड़ा सा पिंकिश रेड में चला जाता है वो लोग नहीं पसंद करते, उसकी डिमांड बहुत थोड़ी होती है। तो रेड के अलावा वैसे कौन सा फिर दूसरी कौन सी सबसे ज़्यादा शैम्पेन गोल्ड कलर अच्छा लगता है। अच्छा जी, वो बहुत खूबसूरत लगता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा शाइन भी होती है इटसेल्फ। और काम का भी बता दीजिए। वो पिछले दिनों तो आप लोगों ने मेरा ख्याल है वो क्या था 3D वाला कोई काम किया हुआ था, तो अभी भी क्या 3D काम चल रहा है। 3D चल रहा है। ज़्यादातर जो काम पसंद किया जाता है वो दबके में ही शुरू से लेके आज तक पसंद किया जाता है। 3D काम में ये है कि वो ट्रेंड के साथ साथ चलता है और कुछ ज़्यादातर क्लाइंट्स जो है ना वो आके डिमांड दबका कोरा हो, बारीक काम हो। 3D में लोग आ जाए तो लोग ज़्यादातर 90% क्लाइंट ये बोलते हैं ये मोटा मोटा काम हमें नहीं पसंद, बारीक काम होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। बेशक 3D में आ जाए पर डिटेल्ड होना चाहिए। जैसे कटदाना हम यूज़ करते हैं, सितारा यूज़ करते हैं, तो सितारे को भी बारीक सितारा यूज़ करने बजाय कि हम बड़ा बड़ा सितारा यूज़ करें, उसको बिल्कुल बारीक बारीक यूज़ करें ताकि उसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा निकल आए उसमें। ठीक है। इतनी ये मुश्किल बातें हैं ना कि मुझे बड़ी कम अंदर से समझ आ रही हैं। वाकई ये ख़वातीन ही कर सकती हैं। मर्द हज़रात को बाकी ये ब्लू है, हमें तो ये जो शेड्स अंदर बता रही है मुझे वो भी समझ नहीं आ रहे कि ये कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो अगर किसी ने शादी अटेंड करने जाना है, जी जी सारों की शादियां थोड़ी होनी है, कुछ जी, जी, कुछ जी। की होने वाली भी तो होंगी ना। हाँ जी, हाँ। तो वो जिन्होंने जाना है उनके लिए भी फैशन फोरकास्ट इस सीजन की दें हमें कि कौन सा रंग पहने और क्या वो लेंथ शॉर्ट पहने, लंबी पहने, ट्राउजर्स पहने। वो ट्राउजर्स सिगरेट पैंट्स चल रही हैं, फ्लेयर के साथ चल रही हैं, क्या इन है? आई थिंक कि फोकस ये नहीं करना चाहिए चल क्या रहा है, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए। जो ज़्यादा टॉल लड़कियां हैं उनको देखना चाहिए कि वो नॉर्मल शर्ट पहने। बहुत लॉन्ग पहनती हैं तो वो एक डंडा सी लुक आना शुरू हो जाती है। तो आपकी नी लेंथ की शर्ट अच्छी लगती है विद कपरी स्टाइल, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी लंबी होती हैं। जो थोड़ी सी चब्बी ज़्यादा होती हैं लड़कियाँ, उनको ये देखना चाहिए कि वो ज़रा लेंथ फॉर्म का डिज़ाइन पहने ताकि वो चौड़ी ज़्यादा ना लगें, वो स्लिम लगें, उनकी स्लीक लुक आए, ये चीज़ है। और जो कलर स्कीम्स हैं वो जो हेल्दी लड़कियां उनके ऊपर आपको पता है वो फिर डार्क कलर्स थोड़े से होने चाहिए ताकि उनकी जो फैटनेस है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया राबिया, थैंक यू वेरी मच, Thank you आपने very हमें much. ज्वाइन किया और Thank यहाँ पे तशरीफ लाई। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू की बात करें, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि ये जिस हवा में हम सांस लेते हैं ये बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज़ नहीं है। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होने वाली अमात दुनिया की जो शरह अमात है उसमें चौथे नंबर पे मेजर रीज़न जो है वो ये है, जो अच्छी जो फर्स्ट वर्ल्ड है उनकी जो तहकीक है उसके मुताबिक कि आलूदा हवा में सांस लेने से शरह अमात जो है वो चौथे नंबर पे आती हैं पूरी ये दुनिया। तरक्की याफ्ता ममालिक की हम बात कर रहे हैं और हमारे हालात क्या हैं वो तो हम स्मोक की सूरत में आंखों से देख सकते हैं, इसमें कोई रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं है। और फ़िज़ाई आलूदगी इस वक्त एक आलमी मसला तो बनी चुकी है। अपने मुल्क की बात करें तो लाहौर और कराची एक बार फिर ये एक आध दिन कोई होता है कि एक आध हफ्ता के नीचे आ जाता है जब बारिश होती है, और उसके बाद फिर अब आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हैं। नई दर्जाबंदी में कराची चौथे और लाहौर छठे नंबर पर है। और आलमी इंडेक्स की हम बात करें, AQI के मुताबिक लाहौर में आलूदा जो ज़र्रात हैं उनकी मिकदार 300 जो है हो चुकी है। पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है। ये बहुत ज़्यादा तादाद
ये मुकर्ररा हद से बहुत ये ज़्यादा तो है। 50 से ऊपर जाए तो उसको सेहत के लिए बहुत ज़्यादा Threat। खतरनाक करार दे दिया जाता है, और हम 300 को क्रॉस करके लाहौर वाले इस वक्त बैठे हुए हैं। कराची में भी सूरत हाल ऐसी है, फैसलाबाद में भी मामलात कुछ ऐसे ही थे। और ट्रैफिक का अगर बदतरीन निज़ाम है, हम उसकी बात करें तो पाकिस्तान में 44% जो वजह है वो ट्रैफिक का बुरा निज़ाम है। धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, सनतों से उठने वाला धुआं है, अर्बन जो Foresting फॉस्टिंग है नहीं उसके है। बाइस दोनों जो शहर हैं हमारे, उनकी फ़ज़ा आलूदा से आलूदा तरीन होती जा रही है। सिर्फ हमें दिल्ली को हम देखते हैं, अपने साथ कंपेयर करते हैं भारतीय शहर को, तो उधर क्या हालात। तो ये जो है ना, मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया कि बीमारियों की, सांस की बीमारियां नहीं सिर्फ, इससे हमने, अगर आपको रिसर्च याद हो जो मैंने और हमजा ने आपके साथ शेयर की थी, उसके मुताबिक बहुत सारे बच्चे जो कि प्री मैच्योर पैदा होते हैं, उसकी रीज़न भी उन्होंने जब डिग आउट किया, आइडेंटिफाई की, जो कि दिल्ली में थी, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आलूगी का तनासुब है, तो उन्होंने इसको उसके साथ भी लिंक किया। तो इमेजिन करें कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हम सोच भी नहीं सकते, वो भी बाज़-औक़ात फ़िज़ाई आलूगी की वजह से हो रहे हैं। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, लाहौर और दिल्ली के जो पॉइंट्स हैं उसमें 30 से ज़्यादा का फ़र्क नहीं था, कोई ख़ास उस दिन भी फ़र्क नहीं था जब हमने आपसे रिसर्च शेयर की थी। उधर फ़ज़ाई आलूदगी के साथ साथ सर्दी से बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती बहुत महंगी पड़ सकती है। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर सर्द मौसम की बारिश में भीगने के बाद जिस्म खुश्क करके हीटर या आग से गर्म करने का इंतज़ाम ना किया जाए तो इंसान जो है बीमार पड़ सकता है और उसको मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया में जो है ना, इंसान उतनी तेज़ी से उसमें हिद्दत पैदा नहीं होती जो जिस्म का निज़ाम चलाने के लिए ज़रूरी होती है, जो कि एक नॉर्मल डिग्रीज़ है। और हाइपोथर्मिया जो है, इसकी वजह से इंसान के दिल, उसका दिमाग, ये तमाम चीज़ें काम करना छोड़ सकती हैं। और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि ये हमें पता नहीं चलती, लेकिन ये हो जाती है। हम इस वक्त बात करेंगे, डॉक्टर सैफुल्लाह मीर हमारे साथ हैं, स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हमने तो जितना हम सोच सकते थे गिन गिन के बताए हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी कैसे कैसे हमें मुतासर करती है, लेकिन आई एम श्योर यू आर द एक्सपर्ट। प्लीज़ जिसे कहना चाहिए, इन्फॉर्म अस कि फ़िज़ाई आलूदगी हमें कैसे मुतासर करती है, इससे कौन कौन सी बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। जी, फ़िज़ाई आलूदगी से आपका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है आपकी हेल्थ पे, वो आना शुरू होता है। एज़ यू नो कि ये जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो एग्रीकल्चर है, जब उसकी सर्दी में जब बर्निंग होती है फॉर प्लांटिंग ऑफ विंटर क्रॉप्स, सर्द मौसम के कपड़ों को सर्द मौसम के जो है वो जो उसका इन्वायरमेंट वो डिस्टर्ब होता है और वो स्मोक निकलती है, वो स्मोक की सूरत में डिस्पर्स नहीं हो सकती क्योंकि सर्द मौसम होता है। तो वो ज़मीन पे एक तय बना के हम लोग उसमें सांस ले रहे होते हैं मुस्तकिल, जिसकी वजह से हमें जो है साइनसेस और फेफड़ों की बीमारी जो है बहुत बढ़ जाती है, जिसमें अस्थमा होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 22% अमवात इस वजह से होती हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से एनुअली। और ये इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हमें नाक को बार बार वॉश करना चाहिए। इसमें 1 लीटर पानी में 1.5 चाय का चम्मच नमक और आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिला के अगर हम इसको अपनी नेज़ल पैसेजेस को रिंस आउट करें तो ये साइनसाइटिस, जो क्रॉनिक साइनसाइटिस, जो गले में इरिटेशन, नज़ला, सूंघने की सलाहियत में तब्दीली, स्पेशली ये कोरोना के बैकड्रॉप में बहुत इसमें हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये अपना रेगुलर टेम्परेचर चेक करें, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको लगता है कि आपको कोरोना हो सकता है, वरना थ्रोट इरिटेशन आपको स्मॉग के उसमें हो सकती है। सो जस्ट कीप नाक को रिंस करें नमक के पानी से और टेम्परेचर चेक करें और अंदर रहें, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे हमने ये देखा कि हम बच्चों को जो है ना मास्क नहीं पहनाते हैं। बच्चे जैसे भी हों बाहर घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, क्या बच्चों पर ये फ़ज़ाई आलूदगी, हम स्मोक की बात कर लें, ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है? बच्चों की जो सांस के मसाइल हैं वो ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं इस स्मोक से?
जी, बच्चों के लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं, स्पेशली क्योंकि वो पैदा भी उन्हीं शहरों में हुए हुए होते हैं, तो उनका जो है जब वो माँ के पेट में होते हैं तो उनका एक्सपोजर जो है इन केमिकल्स से ब्लड में तो वैसे ही हो रहा होता है पैदा होने से पहले। सो वो लो बर्थ वेट का शिकार होते हैं, वो वैसे ही कमज़ोर पैदा होते हैं और पैदा होते ही वो आलूदा हवा ले रहे हैं। और जब ये आलूदा हवा से वो ले रहे होते हैं तो उनमें चाइल्डहुड अस्थमा ऐसी बीमारियां का फैलने का वो होता है, क्योंकि ये जो जल्द होती है हमारी फेफड़ों की ये बहुत मुलायम और नफीस है, और जब ये आलूदा स्मॉग इसको लगती है तो ये टूटना शुरू हो जाती है और आराम से फिर जो है हमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस जो है अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोरोना है और बहुत सारी बीमारियां हैं। और उससे बचने के लिए फेस मास्क बच्चों को पहनाना तो बहुत ही लाजिम है। ठीक है। और अंदर स्पॉग में जो बहुत रखा छोटे जाए। बच्चे हैं डॉक्टर साहब, जैसे चले 4-5 साल के बच्चे को तो आप पकड़ के उसे ब्रश करना सिखा रहे होते हैं, उसे नाक वुजू करना हम सिखाते हैं, चले नाक साफ करना भी उसे बता देंगे। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनका बताइएगा, बाज़-औक़ात बेचारे अगर फ्लू हो जाए, स्टफ़ी नोज़ हो जाती है, हाउ टू क्लीन दैट, हाउ टू प्रोटेक्ट देम, कि उनके ऊपर अगर वो बाहर मोटरसाइकिल पे मैंने देखा माएँ बाज़-औक़ात बच्चों को लेके ट्रैवल कर रही होती हैं, उनका एक्सपोजर है तो वो सिक्योर रहें और हिफाजत में रहें। देखें, ये तो इतने छोटे बच्चों को जो है हमें कम से कम जो है ट्रैवल कराना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखना चाहिए। स्पेशली जो है ये शाम के औकात, ये स्मॉग का लेवल जो आपने 300 का लेवल बताया था पार्टिकुलेट मैटर का, वो बढ़ता है शाम 5 से रात 12 बजे तक, स्पेशली जब सन चला जाता है, क्योंकि ज़मीन और ठंडी हो जाती है। तो उस वक्त जो है बच्चों को अंदर रखा जाए, खिड़कियाँ बंद रखी जाए, कुछ अर्से के लिए आप वेंटिलेशन के लिए ज़रूर खोलें, बट वुड बर्निंग ना करें, सेफ वेज ऑफ हीटिंग रखें, हाइपोथर्मिया से बचें। तो बच्चों को कवर्ड रखें और उसके ड्रॉप्स आप डाल लें, जो मैंने बताया था अभी, खारे पानी का 1 लीटर पानी में 1.5 चमचा नमक मिला के उसके कुछ कतरे जो है इनकी नाक में ज़रूर डालें, क्योंकि ये लोग खुद तो कर नहीं सकते, हमें केयर करनी है छोटे बच्चों की। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हाइपोथर्मिया हमें बता दें, क्योंकि हमें हाइपोथर्मिया जो है ना उसकी सेंस नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर अगर थोड़ा नीचे भी आ रहा था, देर ओके विद इट, हमारा इतना ही रहता है, हाथ पाँव यख बसता रहता है, कहते हम ऐसे ही होते हैं। मेरे वालिद का भी ऐसे ही रहता था, मेरी वालदा का भी ऐसे ही रहता था। सो व्हाट इज हाइपोथर्मिया और ये कितना अलार्मिंग हो सकता है? हाइपोथर्मिया जो है आपका टेम्परेचर का गिरना है। एट अ सर्टन पॉइंट आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मगर मज़ीद अगर टेम्परेचर उससे गिरे तो आपको जो है नमनेस हो जाती है, आपका ब्लड सप्लाई जो है आपकी उंगलियों को जो है कम हो जाती है, और आपका जब ये ब्लड की शंटिंग होती है तो जो नमनेस वो होती है तो आपको वो सर्दी इतनी फील नहीं होती उस वक्त। और फिर अगर ये प्रोलॉन्ग रहे तो आपको जो है आपका बॉडी शटडाउन की तरफ चली जाती है, एंड यू कैन एक्चुअली आपकी ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है उस वक्त। जी, तो क्या करना चाहिए अगर ऐसी कोई सूरत हाल खुदा न खास्ता अपने साथ या किसी और के साथ हो, तो फौरी तौर पे क्या करने की ज़रूरत है? जी, कीपिंग योर सेल्फ वार्म, ठीक है। तो बेसिकली 2-3 लेयर्स अगर हम पहने, जिस तरह टी शर्ट्स और उसकी लेयर्स में अगर हम लोग कपड़े पहने और अपने गले और सीने को स्पेशली कवर्ड रखें तो हाइपोथर्मिया से कुछ हद तक बचा जा सकता है। हाथों पे ग्लव्स पहने और मोटे मोजे पहने, तो इट्स अ सिंपल प्रिकॉशन। और इसका सिर्फ हमें ख्याल रखना है कि हमें बहादुरी नहीं दिखानी बर्फ़ में बगैर सिर्फ शर्ट में घूमें, तो इससे हम अपने आप को हाइपोथर्मिया से बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, कुछ लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए, उसके बाद वो सेहतयाब हो गए, उन लोगों के लिए ये बताइएगा कि उनके लंग्स जो हैं बहुत से लोगों के मुतासिर हुए हो सकते हैं, तो उनको अब कितनी एहतियात करनी है इस फ़ज़ा के अंदर जो कि आलूदा है? जी, क्योंकि कोरोना वायरस आपका जो लंग्स को या फेफड़ों को बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो उनको जो है अपने आप को अंदर रखना है, स्पेशली जब ये एयर क्वालिटी API इंडेक्स को आप फॉलो करें, और जैसे ही इस पे आपको लगे कि एयर क्वालिटी ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई है, जब ये 300 से तजावुज़ कर जाए इसकी क्वालिटी, जब ये हाज़र्डस हो जाए, अनहेल्दी
तो ये रहती है पूरा साल, मगर जब ये हाजर्डस हो जाए तो आप अंदर रहें। और स्पेशली जिनको कोरोना हो गया है, जिनकी लंग कैपेसिटी वीक है, जिनको साइनसेस की कंप्लेंट है, जिनको अस्थमा है और जिनको पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, और प्रेग्नेंट औरतों को भी, बिकॉज अगर वो उस नाजुक सूरत हाल में बाहर जाएंगी तो वो आलूदा हवा अपने बच्चे को भी वो मिलेगी और फिर वो साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, मैंने तो बल्कि वो रिसर्च भी यहाँ पे शेयर की थी कि कबल वक्त पैदाइश जो है बच्चों की, उसको भी लिंक किया है एक रिसर्च में कि ये प्रीमेच्योर बर्थ का भी, और जिसे कहना चाहिए अंडरवेट बच्चों के पैदा होने का सबब भी फ़िज़ाई आलूदगी होती है जिसका हमें एहसास नहीं होता। ये भी फरमा दीजिएगा, कोई ख़ास डाइट्स आप रिकमेंड करेंगे, क्या उनसे भी मदद दी जा सकती है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने आप को इस फ़िज़ाई आलूदगी में ज़्यादा महफूज और ज़्यादा सेहतमंद रखने के लिए? जी, बिकॉज़ अगर आप देखें कि आपका जो द 4 मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ डेथ, 4 जो बड़ी वजूहत हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, डाइट है, स्मोकिंग है और फ़िज़ाई आलूदगी है। तो डाइट आपकी बहुत ही नंबर 1 वो है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। कम तेल वाली ग़िज़ा हो, कम मिर्चें हों, तो आपका वज़न कम रहेगा, आपकी डाइट अच्छी रहेगी। आपको सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मौसम सरमा में सिट्रस फ्रूट्स यानी कीनू, मौसम्बी, इसको इस्तेमाल करा जाए। दही, दूध वगैरह ये लें ताकि आपकी बोन स्ट्रॉन्ग हो। विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि जब ये विटामिन D3 लेवल आपका 10 से कम हो जाता है, क्योंकि जब ये स्मॉग आती है तो विटामिन D3 प्रोडक्शन रुक जाती है हमारी बॉडी में, तो हमें विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन चाहिए। ये हमें कोरोना से भी बचाता है। जो फर्टिलिटीज़ हैं इस बार सेकेंड वेव में वो बहुत ज़्यादा हैं। आज भी तकरीबन 75 डेथ्स हुई हैं, कल 100+ डेथ्स हुई थी कोरोना से। तो विटामिन D जो फर्टिलिटी है 4 गुना ज़्यादा है उन लोगों में जिनका विटामिन D3 लेवल 10 से कम है। तो विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। डॉक्टर सैफुल्लाह मीर, ENT स्पेशलिस्ट, हमें बता रहे थे इस फ़िज़ाई आलूदगी में कैसे सेहतमंद रहना है, कैसे खुद को महफूज रखना है, और कोरोना के हवाले से भी हमें आगाह कर रहे थे कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात। विल बी बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और राजा गिद्ध एक ऐसी तस्नीफ थी बानो कुदसिया से जिससे हमें गिद्ध और उसकी वो जो तमाम सोशल रेफरेंसेस जो थे ना वो हमें वहाँ पे समझने को मिले। अच्छा, मैंने पहली बार शायद जो मेरी याददाश्त में है वो मैंने गिद्ध जो है पढ़ा भी शायद उसी को देख के था टाइटल। हाँ, तो लेकिन ये कि अब हम जो बात कर रहे हैं वो फिज़िकली इस जानवर की कर रहे हैं जिसके साथ ये नावल जो है मंसूब रहा बानो कुदसिया साहिबा का लिखा हुआ। सैकड़ों बरसों से कुराए अर्ज़ पर मौजूद है जानवर जो मुर्दार खोर परिंदा है जिसे गिद्ध कहा जाता है, अब पाकिस्तान में मादूम होने के खतरे से दो चार है। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जनूबी एशिया में पाई जाने वाली गिद्धों की जिन 3 अक़साम को नापैद होने के करीब करार दिया है उनमें से 2 का ताल्लुक थरपारकर सिंध से है। और तहकीक के मुताबिक थरपारकर में सड़कों के बढ़ते हुए नेटवर्क, आबादी में इजाफा, कोयले पत्थर की कानकुनी और बिजली घरों की मौजूदगी की वजह से इस नायाब परिंदे गिद्ध की आबादी में कमी आ रही है। और गिद्ध को माहौल साफ करने वाला जानदार भी तसव्वुर किया जाता है। और इसकी जो देखिए ना, हम जब कोई चीज़ मादूम हो रही होती है तब हमें मालूम होता है कि इसका मौजूद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। इसी हवाले से बात कर लेते हैं सीनियर मैनेजर रिसर्च एंड कंजर्वेशन WWF जमशेद इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। कहिएगा, थरपारकर में किन वजूहात के बिना पर गिद्धों की तादाद में तेज़ी से कमी हो रही है? कौन से इकदामात हैं जिससे इस परिंदे को नापैद होने से बचाया जा सकता है?
वैसे तो पूरे बर-ए-आज़म एशिया में ही गिद्धों की तादाद में कमी हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह लाइफ स्टॉक में इस्तेमाल होने वाली नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिनमें डाइक्लोफेनेक, साइक्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन वगैरह शामिल हैं वो हैं। और इसके अलावा लोकल लेवल पे जैसे आपने फरमाया थरपारकर में, तो वहाँ मकामी तौर पर कुछ वजूहात हैं जैसे ह्यूमन डिस्टर्बेंस, क्योंकि वहाँ थरपारकर में कारुंजर हिल्स में लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के नेस्ट हैं, उनकी आबादी है। और जब वल्चर्स का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है लाइक सितंबर, अक्टूबर और अप टू मार्च तक, तो इसी ड्यूरेशन में ही वहाँ लोग कारुंजर हिल्स में एक मेडिसिनल वो गूगल प्लांट है, उसको उसकी गोंद या रेसिन जो है वो कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इन वल्चर्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस होती है। कि बहुत सारे लोगों के नज़दीक तो ये गैर ज़रूरी चीज़ होगी, तो गिद्ध की मौजूदगी माहौल के लिए कितनी ज़रूरी है? जो इकोसिस्टम की बात की जाती है, चेन की बात की जाती है, वो इंटैक्ट रहना कितना ज़रूरी है? और ये जो तहकीक सामने आई है, इसके बाद हुकूमती और दीगर इदारे इन गिद्धों की नायाब नस्ल को बचाने के लिए कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी जो है उसको तरतीब दे रहे हैं? गिद्धों की मौजूदगी माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां वो नहीं फैलती। लेकिन इस तरह की स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि गिद्धों की तादाद कम होने की वजह से रेबीज़ जैसी बीमारियां वो उसकी रेशो जो है वो बढ़ गई है। तो इसके इक़दामात के हवाले से ये ज़रूरी है कि इनके लिए माहौल, इनके रहने के लिए माहौल जो है वो साफ सुथरा जो है वो होना चाहिए। और यस, इसके लिए इक़दामात किए गए हैं कौमी सतह पर और सूबाई सतह पर भी। जो मुतल्लिका इदारे हैं वो NGOs के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल WWF पाकिस्तान पिछले कोई 15-20 साल से प्रोविंशियल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, जिसमें पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और AJ के वाइल्ड लाइफ और फिशरीज डिपार्टमेंट, इनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। WWF ने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है। पंजाब में हमने एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर छांगा मांगा में इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे गिद्धों की कैप्टिविटी में अफजाइश जो है वो हो रही है। इसके अलावा हमने सिंध में वल्चर सेफ जोन डिक्लेयर करवाए हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हम AJ के गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ एक वल्चर सेफ जोन डिक्लेयर करने के लिए काम कर रहे हैं। उन एरियाज़ में हम लोगों को, स्टूडेंट्स को, कम्युनिटीज़ को अवेयर उनमें आगाही पैदा करते हैं, ताकि वो फार्मर्स या जो वेटनरी प्रैक्टिशनर्स हैं वो जो हार्मफुल ड्रग्स हैं वल्चर्स के लिए उनको इस्तेमाल ना करें। ठीक है जमशेद, पाकिस्तान में गिद्धों की कौन सी अक़साम पाई जाती हैं वो हमें बता दीजिएगा। और ये जो हम नायाब होने वाली या नापैद होने वाली जो अक़साम है उनकी बात कर रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान में गिद्धों की कुल 8 अक़साम पाई जाती हैं, जिसमें ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, सिनेरियस वल्चर, बियर्डेड वल्चर, हिमालयन ग्रिफन वल्चर और यूरेशियन ग्रिफन वल्चर शामिल हैं। और इनमें फर्दर ओरिएंटल वाइट बैक, लॉन्ग बिल्ड और रेड हेडेड वल्चर, इनकी नस्ल को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हैं और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। और इजिप्शियन वल्चर वो एंडेंजर्ड है। बिल्कुल ठीक है इकबाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मुझे अल्लामा इकबाल की वो बात याद आ गई ना, लिखी हुई इनकी खूबसूरत बात, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। सो ये एक चेन इकोसिस्टम है, उसमें हम अगर कहें कि चूंटी जो है वो शायद ज़रूरी नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़। और हमजा आपको पता है ये जो इंजेक्शंस लगाते हैं ना दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए बाज़-औक़ात, और बहुत सारे मुर्दार, इसकी वजह से ये जो अगर जैसे जंगली या जो स्ट्रे डॉग्स जिन्हें आप कहेंगे, उनके अंदर रेबीज़ और इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं कि वो खाते हैं उसको, और उससे इस तरह की बीमारियां इंक्लूडिंग गिद्ध जो हैं उनके नापैद होना, चीलें, परिंदे जो कि इस तरह का गोश्त खाते हैं जो टॉक्सिक होता है, और हम समझते हैं कि ये एक इंजेक्शन हार्मलेस होगा, जबकि उसके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात हैं। बिल्कुल ऐसी है, मुज़र असरात हैं। और हमें ये भी सीखने को मिला आज कि कोई चीज़ जो है
वो ऐसे ही नहीं बनाई गई है, उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। और जब वो हमारे पास नहीं होती ना, कोई भी चीज़ जब हमारे पास नहीं होती, हमें उसकी कदर भी तब भी होती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं फरा, लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको देख के रश्क आता है और सलूट करने का दिल करता है कि शुक्र है कि कोई तो ये काम कर रहा है। और अपने लिए तो हम सारे ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं कि यार मैं बहुत थका हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया, लेकिन वो लोग सबसे बेहतरीन है जो बाकियों के लिए काम करते हैं, अपनी ज़रूरतों के साथ बाकियों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। इसमें मुझे ना वो वासिफ अली वासिफ साहब की बात के अता में ख़ता का सवाल होगा। जो आपको अल्लाह ताला ने एबिलिटी, स्किल, पैसा, दौलत, सेहत जो कुछ भी दिया है, उसमें से आपसे क्वेश्चन होगा कि तुम्हें ये दिया था, इसमें से तुमने क्या किया। सो बहुत सारे ऐसे लोगों का जब हम जिक्र करें तो उनमें एक खातून का जिक्र जो है वो आज हम बड़ी प्राउडली कर रहे हैं। वो एक ऐसी खातून है जो कि आगे बढ़ती हैं और बहुत सारे ऐसे मुसीबत ज़दा, बेसहारा और कमज़ोर अफराद का सहारा बनती हैं। पेशावर की बाहिम्मत खातून है मिसेस हुमायूं, जिन्होंने स्ट्रीट चिल्ड्रन को तारीख ज़िंदगियों को रोशन करने के लिए उजाला स्कूल खोल रखा है। लेकिन हुकूमतें भी कोशिश करती हैं, लेकिन आप अपने तौर पर जब कोशिश कर रहे होते हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, यानी कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास ज़राए मौजूद नहीं है। मेहनतकश बच्चों को सिर्फ मुफ्त तालीम ही नहीं दी जा रही, यहाँ पर उनको स्टेशनरी भी दी जाती है, कपड़े भी दिए जाते हैं, लंच भी दिया जाता है और राशन भी दिया जाता है कि मोटिवेट किया जाता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ें ज़रूर, चीज़ें आपको मुहैया करेंगे हम। और ये एक खातून कर रही हैं और वो बच्चों को ना सिर्फ ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रही हैं, बल्कि उन्हें वो हुनर कि वो ज़िंदगी में किसी के मोहताज नहीं हों, किसी के आगे उन्हें सवाल ना करना पड़े, वो एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। तो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो कि वो इस वक्त सोसाइटी में कर रही हैं। और ऐसे ही है कि इन बच्चों का मरहला ये नहीं है, मरहला आगे है कि इन बच्चों को तरबियत दी जाएगी, फिर जो मॉडल स्कूल्स हैं वहाँ पर इनको एडमिशन के लिए ताकि स्कॉलरशिप मिल जाए उसके लिए तैयार किया जाएगा, ताकि बच्चे अपनी ये जो तालीम है इसको ऊपर वाले लेवल पे बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर सकें। एक पूरी प्लानिंग है पीछे कि बच्चों को किस तरह से हमने तैयार करना है। तो मिसेस हुमायूं से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हुमायूं। तो जिसे कहना चाहिए हैट्स ऑफ टू यू, हम सलाम करते हैं आपके इस जज्बे को कि जिसके साथ आपने ये हिम्मत की है और ये कोशिश की है, और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और ताकत अता फरमाए और आपकी इस ये कंट्रीब्यूशन जो है इसे कबूल भी फरमाए। मुझे बताइएगा, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए आप काम कर रही हैं, कैसे ख्याल आया इसके बारे में और क्या क्या कुछ आप समझती हैं कि आप अभी तक अचीव कर चुकी हैं और क्या बाकी? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। ये इंस्पिरेशन जो है ये मेरी एक नीस ऑफ फ्रेंड ने मुझे उनसे मिली है। और फिर हम जब इन बच्चों को देखते थे तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए इन बच्चों के लिए। तो मेरी कुलीग है, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, मिसेस राना मुदस्सर, वो और हमने इकट्ठे इन हमने कहा बच्चों को कैसे हम वो कन्विंस कर सकें। तो इसके लिए हमने बहुत सी एफ़र्ट्स की। एक हमारे उसमें एक बस्ती है, वहाँ पर मेजॉरिटी अफ़गान रेफ्यूजीज़ और कुछ पाकिस्तानी बच्चे भी, उनके साथ उनके पेरेंट्स के साथ हमने बात की कि अगर हम इनको बुलाना चाहते हैं और इनको फ्री में हम इनको तालीम देना चाहते हैं फ्री में, तो पहले तो वो ज़रा रिलक्टेंट थे, इसलिए कि ये बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि ये फारिग टाइम में ये कोई सिट्टे बेचता था, कोई ना कोई कारोबार वगैरह करते थे ताकि वो पैसे ला सके। दे वर अ बिट रिलक्टेंट पहले, लेकिन हमने कहा कि खैर है वो भी साथ साथ में करें, लेकिन अगर ये ज़रा सा इनको तालीम मिल जाए तो बहरहाल वो उन्होंने जब आना शुरू किया पहले तो हमारे पास स्पेस नहीं थी। मुख्तलिफ स्कूलों ने हमें ज़रा वो हेल्प आउट किया, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा था। एंड देन हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ उनके साथ हमने जब बात की तो उन्होंने हमें एक 2 रूम्स अपने दिए, स्पेयर रूम्स। और ये स्कूल हमने आफ्टरनून शिफ्ट में तकरीबन 2 से 4 या 3 से 5 बजे तक ये बच्चे आते रहे।
तो शुरू में तो बच्चे ये 2 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, 5, एंड माशाल्लाह आफ्टर 3 इयर्स ये तकरीबन 50 बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। तकरीबन 50 बच्चे। आप सिर्फ तालीम नहीं दे रही हैं, स्टेशनरी वहाँ पर आप दे रही हैं, बच्चों को लंच आप दे रही हैं, और इतना बड़ा सेटअप है, कपड़े दिए जा रहे हैं, तो इसको मैनेज किस तरह कर रही हैं सेटअप को? बच्चे ये बस मेरे ख्याल में जब नीयत साफ़ होती है, मेरा तो ये ईमान है, जब नीयत साफ़ होती है तो लोग फिर मदद करना शुरू कर देते हैं। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहन भाई, जितने भी हम सबके पास हम जाते हैं और वो देखते हैं कि यानी हाँ वाकई में कुछ काम हो रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है। तो लंच के लिए तो हमें कभी भी खुद से लोग ले आते हैं। ये कभी किसी ने डोनेट कर लिया, कभी किसी ने डोनेट कर लिया जी। एंड स्टेशनरी हम अपने फ्रेंड्स और अहबाब और दोस्त उनको बता देते हैं कि हमें कॉपीज़ चाहिए, हमें पेंसिल्स चाहिए, और कभी कभी ख़ुद से भी हम कर लेते हैं मतलब। लेकिन अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एज सच, लेकिन मुश्किल दरपेश आ जाती है कभी कभी कि लार्ज ह्यूज अमाउंट में हमें। अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये गर्म कपड़े, स्वेटर्स वगैरह ये प्रोवाइड किए बच्चों के लिए। कैसे आपके साथ जो लोग जुड़ना चाहें, जो देख रहे हैं मिसेस हुमायूं, और वो आपको हेल्प आउट करना चाहें, आपके साथ इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहें, क्या करें? मेरा नंबर आप लोगों के पास है। अगर कोई भी हमारे साथ कोई डोनेशन या किसी चीज़ मतलब वो हमसे पूछ ले कि किस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है आजकल जी, किस चीज़ की ज़रूरत है वैसे? वो भी वो ख़रीद सकते हैं ज़रूर। आजकल जी हमें ज़रा शूज़ एंड स्वेटर्स की वो है जी, ठीक है, शूज़ वगैरह एंड सॉक्स जी। क्या हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, जी ठीक है, वहाँ मौजूद और लोगों ने एक्नॉलेज किया है कि आप ये अच्छा काम कर रही हैं, चलें हमें बताएं हम इसमें कैसे, ये भी कभी आपको ऑफ़र आई, कोई सपोर्ट हुकूमत की तरफ से भी मैसर आई? सरकारी स्कूल का तो आपने कहा एक बहुत बड़ी बात और अच्छी बात है कि आपको वहाँ पे मौका मिल गया कि आप इन बच्चों को एक छत हाँ जी वो पढ़ा सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। एज सच हमने ज़रा पॉलिटिकल उस पर हम इस तरह हमने किसी से वो नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जी लोग अब देख रहे हैं कि ये जो इनका जो काम है बाकी में ये कुछ कर रहे हैं मतलब, तो दे आर हेल्पिंग अस जी, दे आर हेल्पिंग अस आउट। लेकिन वी नीड कंप्यूटर्स फॉर दिस चिल्ड्रन जी। और शुरू में ये था जी बच्चे, ये शुरू में जब ये बच्चे आ रहे थे तो इनको पहले तो हमने जो तरबियत है, जो बैठने का सलीका है, जो बात करने का सलीका है जी, मतलब वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल सिर्फ ये नहीं है कि बस 1 2 3 एंड ABCD ये सीख ले जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेस हुमायूं, यू आर इंस्पिरेशनल इन मैनी वेज। और अल्लाह आपकी नक्शे कदम पे हम सब लोगों को भी चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ है फरा, जो हम कल भी बात कर रहे थे कार्स के हवाले से, कार माफिया का गठजोड़ तोड़ने के लिए हुकूमत ने बड़ा इकदाम उठाया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। ये व्हीकल पॉलिसी क्या है? वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये कहिएगा, दीगर गाड़ियों की कीमतों में कमी की बात हो रही थी, वो कैसे होगी? ये व्हीकल पॉलिसी क्या है? आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, टेक्नोलॉजी जो है ना बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। अब आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन्स को ही याद करें, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले हर 5 मिनट के बाद मोबाइल फ़ोन जो है वो बैटरी पे लगाना पड़ता था, चार्जिंग ख़त्म हो जाती थी। अब जो एक बहुत बड़ी इनोवेशन हुई है दुनिया में वो है कि बैटरीज जो हैं वो मुख्तलिफ बैटरीज जो हैं वो आ रही हैं, उनका जो साइज़ है वो छोटा हो रहा है और उनकी ताकत जो है वो बढ़ रही है। लिहाजा अब जो लिथियम आयन बैटरीज नई बन रही हैं उनमें पूरी गाड़ी चलाने की ताकत है, और उसका मतलब ये है कि जो कंबस्शन इंजन है वो आउट हो रहा है और बैटरीज जो है उसकी जगह ले रही है। अब हमारे
पिछले 40 साल में अगर आप कहें कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को ड्रॉबैक रहा टेक्नोलॉजी में, वो ये रहा कि हम अपना कंबस्शन इंजन नहीं बना सके और वो हम बड़े पीछे रह गए उसमें। लिहाजा अब हमारे पास मौका आया है कि हम जो अगली टेक्नोलॉजी है हम उसको जंप करें उसकी तरफ और पिछला जो हमारा नुकसान हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश करें। और हमने ये पाकिस्तान में जब आज से साल सवा साल पहले हमारे कोई इम्फेसिस नहीं था जिसके ऊपर के गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ हमने जाना है, तो हमने ये एफर्ट शुरू की। पहले हम जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स और बसेस की पॉलिसी लेके आए जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 व्हीलर्स की पॉलिसी भी अप्रूव हो गई। अब इसके देखें 2 इफेक्ट होंगे। एक तो जिस तरह से जो गाड़ियां हैं फ्यूचर गाड़ियां वो बनी ही इलेक्ट्रिक के ऊपर रही हैं और जैसे आपने परसों शायद खबर देखी हो कि टोयोटा जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने बैटरी अब बना ली है जो 500 किलोमीटर बगैर चार्जिंग के चलेगी। अब अगले इस साल जो है मुझे लग रहा है कि 800 या 1000 किलोमीटर की बैटरी भी जो है वो आ जाएगी इस साल सितंबर अक्टूबर तक। बिल्कुल सही। फवाद शोएब साहब ये भी बताइएगा ये अफोर्डेबिलिटी इनकी क्या होगी, आम आदमी की पहुंच में होंगी ये बरकी गाड़ियां, इनकी कीमतें कंट्रोल होगी, गाड़ियों की कीमतों में कमी होगी और फिर उसके साथ जो एक आया है कि मुकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों को 90 दिन के अंदर बेचने में इजाफी विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। आप इसके बारे में बताइएगा कि सही है कि 50,000 से 2 लाख रुपए तक देने पड़ेंगे? वो तो अभी कैबिनेट में जो डिस्कशन होनी है तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। वो काबीना में पहले मैं अपनी बात कर लूँ और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। ये जो मामला है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, इसके नतीजे में जो कंबशन इंजन की गाड़ियां हैं हमारी, एक तो हम ज़ाहिर चाहते हैं कि जो इस वक्त गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स नहीं है। आप देखें रोजाना एक्सीडेंट्स होते हैं, पता चलता है कि जी उनकी प्रोटेक्शन जो है वही नहीं खुली। इवन जो बड़ी बुनियादी हमारी प्रोटेक्शन है गाड़ियों में वो भी अवेलेबल नहीं। तो ये मामला जो है ये इस तरह से नहीं होना। इसको में गाड़ियों को हमें डेफिनेटली उनको स्टैंडर्ड्स में आना पड़ेगा और ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनके स्टैंडर्ड्स भी हम अभी से बना रहे हैं, तो इसके नतीजे में एक कंपटीशन आएगा और डेफिनेटली गाड़ियों की कीमतें जो है वो नीचे जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरी एक तो कि एनवायरनमेंट हमारा बेहतर होगा। हमने अभी बात की थी कि 44% जो ये स्मोक है ना, ये हमारा फ़ज़ाई आलूदगी है, उसकी वजह हमारी वो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कीमत कम हो जाएगी, आम आदमी भी गाड़ी खरीद सकेगा। और एक कार्टल है ना कि मखसूस ब्रांड्स ही आते हैं, वही यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, वो आने नहीं देते किसी और चीज़ को। और फिर इसके साथ साथ कि पूरी दुनिया जिस तेज़ी के साथ जो है टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदान में तरक्की कर रही है, उसके समरात या उसके असरात पाकिस्तान भी पहुँचे और हम भी वो देख सकें। सो ये उसकी जानिब एक बड़ा कदम है। लेट्स होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला हमें जो है तरक्की और साइंस की राह पे इसी तरह से आगे गामजन रखे। अपना ख्याल रखिएगा। वीकेंड है, घूमिए फिरेगा ज़रूर मगर एहतियात के साथ। एहतियात आपने ज़रूर करनी है। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।